नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी। आप लोग पढ़ रहेंगे मेरे साथ रविंद्र सिंह के साथ। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू यानी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, बेसिक और करंट को मिलाकर दो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई वनडे एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो एफडीआई बात आज इस पर होगी काफी डिटेल में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, चूंकि विदेशियों का निवेश है ना, तो कोई इंडियन एंटिटी यहाँ पर नहीं होगी, फॉरेन एंटिटी होगी, यानी नॉन रेजिडेंट एंटिटी ऑफ इंडिया। ओके, उनके द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसमें दो शब्द और जुड़े, देखो विदेशी है ना, विदेशी होना चाहिए। प्रत्यक्ष और निवेश, दो शब्द और जुड़े हुए। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, मतलब इन्वेस्ट किया जाए कहीं पर, किसी कंपनी को डायरेक्ट उसमें पैसे लगा दिए जाए, डायरेक्ट कोई कंपनी स्थापित कर दी जाए, प्रत्यक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं निवेश, तो पहले निवेश को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्ट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्ट से क्या होता है, ये जरूरी क्यों है? तो पहले तो आप जानो इन्वेस्ट क्यों जरूरी है, और फिर आप जानो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप याद करो, जो हमने शुरू में लेक्चर पढ़ाए थे उसमें हमने आपको कैपिटल पढ़ाया था और कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाया था, पूंजी और पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण कैसे होता है? जब आप सेविंग करेंगे, सेविंग करने से ही अकेले पूंजी निर्माण नहीं होगा। सेविंग करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे और वो पैसे कहीं पर आप लगा देंगे। उस पैसे को लगा के आप कोई कारखाना स्थापित कर दें, कोई उद्योग स्थापित कर दें, तो वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्ट से क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्शन शुरू होगा। बहुत ध्यान से समझना है, उत्पादन शुरू होगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जब शुरू होगा तो उसमें लोगों को काम मिलेगा, है ना। यानी भाई प्रोडक्शन करेगा कौन? मशीनें। और मशीनों को चलाएगा कौन? आदमी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा, मतलब इससे जरूर पैदा होगा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ओके, और जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों की इनकम शुरू होगी। ठीक है, तो इससे क्या शुरू हो जाएगी? इनकम शुरू हो जाएगी। और जब इनकम शुरू हो जाएगी तो इनकम के दो फायदे होंगे। एक ध्यान से समझना, इनकम से दो फायदे होंगे। एक तो लोगों की जब आमदनी होगी तो उनके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी, परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी, है ना। क्रय शक्ति, यानी क्रय शक्ति आ जाएगी लोगों में। और जब क्रय शक्ति होती है तो उससे क्या होती है? डिमांड, है ना, मांग होती है ना, मांग। और दूसरा, अब आप देखो, मांग तो होगी तो प्रोडक्शन हो रहा तो वहां से सप्लाई शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई ये दोनों मार्केट की शक्तियां हैं, और ये दोनों मार्केट की शक्तियां काम करना शुरू कर देंगी और अर्थव्यवस्था चलना शुरू हो जाएगी। अब इधर देखिएगा, इनकम से एक तो क्रय शक्ति हुई और डिमांड शुरू हुई और प्रोडक्शन हो रहा, तो उधर से मार्केट में सप्लाई भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमी चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब आप देखो, इनकम जैसे किसी को हुई तो ऐसा था नहीं कि जितना कमाया सब खर्च कर दिया, कुछ तो वो इन फ्यूचर, है ना, भविष्य में कुछ सेविंग भी तो करेगा सुरक्षा के लिए। तो वो यहाँ से सेविंग करना शुरू करेगा। और जब सेविंग करना शुरू करेगा तो ये भी सोचेगा कि जो हमने पैसा सेव किया है उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दे तो वो चार पैसे और मैं अर्न करने लगूं। तो ये सेविंग से क्या शुरू हो जाएगी? फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से इनकम, इनकम से सेविंग, सेविंग से फिर इन्वेस्टमेंट। ये साइकिल चल रहा है।
और इनकम से क्रय शक्ति बढ़ेगी, डिमांड आएगी और सप्लाई इधर से शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट होने से ही प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन से सप्लाई शुरू हुआ। तो कोई भी अर्थव्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहेगी, सुचारू रूप से चलने लगेगी। ठीक, तो कोई भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? तो इतना समझ आ गया कि जो निवेश नाम की जो चीज़ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं एफडीआई पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता क्या है? देखो इसको पहले बहुत शॉर्ट में समझाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा निवेश, ऐसा पैसा लगाया जाए जो डायरेक्ट हो और भारतीयों के द्वारा ना हो, विदेशियों के द्वारा हो, तो वो कहलाएगा एफडीआई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम लोग निवेश की बात करें तो निवेश यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। कोई प्राइवेट भी कर सकता है, ठीक है, और सरकार भी कर सकती है, यानी जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सार्वजनिक। तो कोई भी पैसा लगा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पब्लिक सेक्टर भी लगा सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, सरकार लगाए या प्राइवेट, सरकार लगाएगी तो इससे कल्याणकारी कार्य होंगे, और अगर प्राइवेट सेक्टर लगाएगा तो प्रॉफिट के लिए लगाएगा। ये हम आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी हम आपको पढ़ा चुके हैं शुरू में, वहाँ पर ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखो, तो ये जो एफडीआई है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर इसमें और डिटेल में बातें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें एफडीआई आज जीरो से लेकर हम आपको जहाँ तक यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है वहाँ तक पूरा पढ़ाएंगे। आज एफडीआई पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब भारत की मतलब कोई भी गैर निवासी एंटिटी हो, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकता है, वो भारत की नहीं होनी चाहिए। और वो अगर बाहर से आई और भारत में पैसे लगाना चाहती है, कोई उद्योग स्थापित करना चाह रही, कोई कंपनी स्थापित करनी चाह रही, या चलती हुई कंपनी में मतलब नई कंपनी स्थापित नहीं करना चाह रही, किसी कंपनी में जाके कुछ पैसा लगा दिया, शेयर ले उसमें मतलब शेयर होल्डर बन गई, या नई कंपनी भी स्थापित कर सकती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई विदेशी एंटिटी जो कुछ इन्वेस्ट करे, ठीक है, और जो इन्वेस्ट करेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगी। इन्वेस्ट करेगी तो वो प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है या तो सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई विदेशी एंटिटी भारत में आए या किसी भी देश में जाए, जरूरी नहीं कि भारत में, चूंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम भारत का संदर्भ ले रहे हैं। तो कोई भी विदेशी एंटिटी अगर हमारे देश में आती है और वो अपनी पूंजी लगाती है, और उस पूंजी के लगाने से यानी इन्वेस्ट करने से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, यानी वस्तु और सेवाएं उत्पादित होने लगें, तो हम उसको बोलेंगे एफडीआई। क्योंकि विदेशी थी, ठीक है, निवेश किया और डायरेक्ट किया, डायरेक्ट किसी कंपनी में लगाया, कोई कंपनी डायरेक्ट स्थापित कर दी, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं जो आरबीआई के द्वारा दी गई है। ठीक है, एफडीआई की डेफिनेशन जो आरबीआई के द्वारा दी गई, तो एफडीआई मीन्स इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया in the capital of an Indian company under Schedule 1 of FEMA Act। FEMA Act का जो शेड्यूल नंबर 1 है उसके तहत अगर भारत में लगाया गया है तो वो कहलाएगा एफडीआई। क्लियर? तो जो मैंने बोला, आप वीडियो को पॉज करके आप इस डेफिनेशन को चाहें तो नोट कर लीजिए। हालांकि आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, एफडीआई का वास्तव में अर्थ क्या होता है ये आपको पता हो, बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे भाई कि एफडीआई क्यों जरूरी होता है। क्लियर?
तो एफडीआई क्यों जरूरी है, एफडीआई है क्या, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, एफडीआई क्यों जरूरी है। ठीक है, अच्छा एफडीआई का टाइप यहाँ पर पहले देख, एफडीआई समझ में आ गया। अब एफडीआई का जो टाइप है उस टाइप को देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है, आपको टर्म मिलेगा ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और एक होता है ब्राउन फील्ड। ये दो टर्म बहुत चर्चा में रहते हैं। जब आप कोई बुक पढ़ोगे या कोई करंट अफेयर में जब आप पढ़ रहे होगे कोई न्यूज़, तो ऐसे ही शब्द यूज कर लेगा, ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई। ये क्या होता है, तो कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है। शब्द यहाँ पर बड़े लग रहे हैं लेकिन बात बहुत छोटी सी है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई विदेशी आया भारत में पैसे लेकर, ठीक है, डॉलर लेकर आया। ठीक है, इंडिया यानी ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और कोई अमेरिका से आया। ठीक है, मिस्टर विलियम या जो भी हैं, ऐसे कोई जो भी है, डिसूजा वगैरह, कोई जो मतलब इस तरीके के जो भी हैं आए यहाँ से, कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है ऑलरेडी जो वहाँ चल रही हो, और वो यहाँ पर आए। या जैसे मान लो जापान से सुजुकी आ गए, सुजुकी आ गए, होंडा आ गए। इंडिया में लगाते हैं ना अपना प्रोडक्शन यूनिट कारों की, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, चलो। तो ये आए भारत में, घुस गए और इन्होंने कहा कि हम 5,000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आरबीआई के पास गए और ये कहते हैं देखो हम अपनी पूरी यहाँ पर कंपनी बनाएंगे, हम किसी को उसमें किसी की चलती हुई कंपनी में भाग नहीं लेंगे, हम अपनी एक नई कंपनी स्थापित करेंगे नए सिरे से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो ठीक है भाई, आओ तुम्हारे पास पैसा है, आप लाओ, आरबीआई को दो, आरबीआई आपके इस डॉलर को बदल देगी किसमें, रुपया में, आपको रुपया दे देगी और ये डॉलर अपने पास रख लेंगे जिसको कहते हैं फॉरेक्स। तो हमारे देश का जो फॉरेक्स है उससे बढ़ेगा। जब एफडीआई आएगा तो फॉरेक्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, ये इसका एक प्लस पॉइंट है भाई। ठीक है, एफडीआई हम क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। ठीक, तो आरबीआई ने इसके डॉलर रख लिए और उसको रुपए में कन्वर्ट करके दे दिया, और वो रुपया इसने भारत में लगाया, कोई नई कंपनी नए सिरे से खड़ी कर दी। ठीक है, जब नए सिरे से कोई कंपनी खड़ी की जाती है किसी विदेशी के द्वारा, तो उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, ओके, अब देखो, अब मान लो कि यूएसए से कोई व्यक्ति आया, ठीक है, और वो भारत में नई कंपनी स्थापित नहीं करना चाह रहा है, तो इतना बहुत ज़्यादा टेंशन हम लेंगे नहीं, हम पैसा लेके आएंगे और कोई देखेंगे कोई चलती हुई कंपनी है, उससे संपर्क करेंगे और उससे कहेंगे कि ठीक है तुम अभी इसके 100% मालिक हो। ठीक है, 100% मालिक हो, हम पैसा लेके आ रहे हैं, हमें 26% शेयर तुम दे दो, हम इस पर 26% की जितनी कीमत है हम तुम्हारे इसमें लगा देंगे और हम तुम्हारे 26% के शेयर होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल दिया। हो सकता है ये कहे कि हो सकता है कि इंडियन कंपनी है, कोई ऐसा भी कह सकती है कि 26% हम रखेंगे, 74% तुम ले लो, तो 74% की जितनी कीमत है वो तुम इसमें लगा दो। ठीक है, और 74% के तुम मालिक हो जाओ, 26% के हम बने रहेंगे। तो इस तरीके से जो पहले से कोई कंपनी इस्टेब्लिश है, ऐसा होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप देख लो, एक टाटा डोकोमो पहले ये चला करता था, टाटा डोकोमो, ये सिम बेचता था। ठीक, तो ये टाटा भारत का है, डोकोमो बाहर का है। तो पहले टाटा के लिए काम करता था, डोकोमो आया, इसके साथ मिल गया, इसी के साथ ज्वाइंट हो गया और इसको पैसे दे दिए। अब जितने परसेंट की इन्होंने आपस में शेयर लिए हों, ठीक है, और दोनों मिलकर काम करने लगे। तो चलती हुई कंपनी में अगर पहले से कोई चलती हुई कंपनी है और कोई विदेशी आकर उसमें पैसे लगा दे और उसका शेयर होल्डर बन जाए, तो उसको कहेंगे ब्राउन फील्ड एफडीआई। क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड एफडीआई। इतनी बात समझ में आ गई? तो ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो, ये काफ़ी
हमने आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है, आसान तरीके से प्रयास किया है। तो नई कंपनी स्थापित करना है, हम किसी को उसमें शामिल नहीं करेंगे, 100% हम कंपनी बनाएंगे, ऐसा कोई सोच के आ रहा है विदेशों से तो उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड एफडीआई, और चलती हुई कंपनी में कुछ शेयर ले लिए उसको बोलेंगे ब्राउनफील्ड एफडीआई, एक लाइन में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, अब नहीं आएगा तो कब आएगा फिर तो, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एफडीआई की क्यों आवश्यकता है, सबसे पहले हम लोग बात तो यही कर लेते हैं कि एफडीआई क्यों ज़रूरी है ना। तो अभी इतना मैं आपको बताया, इससे आपको ये पता चल गया होगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तो आ ही गया होगा दिमाग में कि एफडीआई क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो वाई एफडीआई, ठीक, ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, ये बात हम आपको पिछले क्लास बता चुके थे, 1991 के पहले एफडीआई और 1991 के बाद एफडीआई, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया, आज फिर भी बता देंगे, ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ पर आ गया कोविड-19 के बाद एफडीआई क्या होगा। तो ये चीज़ें भी हम समझेंगे कि क्या एफडीआई की पॉलिसी बदली है आज की डेट में, कोविड-19 के बाद क्या हो गया, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो 1991 के पहले एफडीआई क्या स्थिति थी, 1991 और कोविड के बीच में एफडीआई की स्थिति क्या थी, और कोविड-19 के बाद एफडीआई पॉलिसी में क्या चेंजेज आए, वो बात भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले इधर बात कर लेते हैं, वाई एफडीआई, है ना, क्यों। तो ये हमारा प्यारा भारत है ना, और इस प्यारे भारत में को पैसे चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर पैसा नहीं लगेगा तो उद्योग स्थापित नहीं होंगे, और उद्योग स्थापित नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तभी तो भारत सरकार, है ना, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं, क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया, भारत आओ, यहाँ पैसे लगाओ और यहाँ बनाओ, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, हम आपको दुनिया का बेस्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको सुविधाएं देंगे, आप आइए यहाँ पर पैसे लगाइए, हम बुलाते हैं, ठीक है। क्यों, देखो, पहला बात देखो, कोई आया यहाँ पर क्या लेकर, डॉलर, आया आरबीआई के पास, बोला हम आपके देश में ये पैसे लगाना चाह रहे हैं। आरबीआई ने कहा वेलकम, ये डॉलर हमें दे दो, हम आपको रुपया दे देते हैं, क्योंकि भारत में रुपया चलेगा। तो आरबीआई ने इस डॉलर को अपने पास रख, तो ये डॉलर कहाँ आ गया, आरबीआई के पास आ गया, और आरबीआई ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रुपए में, और इसको रुपए दे दिए। तो इस विदेशी व्यक्ति ने भारत में ये रुपए लगा दिए, डॉलर किसके पास आ गए, आरबीआई के पास, रिजर्व हो गए। तो भारत का जो फॉरेक्स है, जिसको हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार, तो जितने ज़्यादा एफडीआई आएगा, भारत का जो फॉरेक्स है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। तो एफडीआई क्यों ज़रूरी है, विदेशी मुद्रा भंडार इससे हमारा बढ़ जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार की क्यों ज़रूरत होती है, अरे आपको हमने बीओपी पढ़ाया था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी तो कोई चीज़ होती है, भुगतान संतुलन पढ़ा चुके हैं। भुगतान संतुलन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। या तो हम अपनी वस्तुएं बेचकर विदेशी मुद्रा लाएं, वो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे चाइना करता है, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और विदेशी मुद्रा ले आता है, वो रिटर्न ही नहीं करनी पड़ती है, तो वो करेंट अकाउंट में आ जाता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है तो हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे बैलेंस रखेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो हम एफडीआई जो मंगाते हैं ना, उससे हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। ये हालांकि बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि जो पैसा यहाँ लगाने के लिए आया तो रिजर्व दिया और आप उससे बीओपी मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात तो नहीं, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, विदेशी मुद्रा भंडार की। तो किस तरीके से आ रहा है वो एक अलग मुद्दा हो गया, वो तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट के थ्रू आ रहा है कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू आ रहा है, वो चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, फॉरेक्स तो बढ़ेगा इंडिया का, ठीक है। दूसरा और क्या इसके फायदे होंगे, एफडीआई के और क्या फायदे होंगे। अब देखो दूसरी बात, जब भारत में विदेशी कोई आएगा, हाँ आया, डॉलर दिया आरबीआई को और भारत में लगा दिया पैसा, और इसने एक कोई कंपनी स्थापित कर दी। यहाँ पर क्या स्थापित की, कोई कंपनी स्थापित की, कोई प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ, जब ये प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर दिया तो ये इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वर्कर चाहिए। तो जब वर्कर चाहिए तो ये वर्कर तो अपने देश से नहीं लाएगा, यहाँ भारत में खुद ही इतनी जनसंख्या है, तो इससे क्या होगा, डिमांड होगी, तो जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो दूसरा क्या, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो तभी तो मोदी जी बोलते हैं कि भारत आओ, मेक इन इंडिया, बनाओ, आओ बनाओ, उत्पादन करो, लोगों को रोजगार दो, ठीक है, क्योंकि भारत में वैसे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, तक तो रोजगार मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब मान लीजिए भारत में जो वर्कर लोग हैं ना, जो बेरोजगार हैं, ये स्किल्ड नहीं, ये इनके पास स्किल नहीं है, ठीक है, इनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, टेक्निकल ज्ञान नहीं पता है। तो ये कंपनी आएगी भारत में, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाएगी और इनको कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखा देगी कि आओ 1 महीने पहले हम तुम्हें सिखाएंगे और इसके बाद तुम मेरे यहाँ काम करो। तो इसका मतलब है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट में भी ये भूमिका निभाएगी। तो तीसरा स्किल डेवलपमेंट है ना, तो इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट में भी ये अपना रोल अदा करेगी, ठीक है। तो एफडीआई के थ्रू भारत में स्किल डेवलपमेंट होगा। हम लोग नहीं भारत में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं तो ये अपने आप स्किल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब ये भारत में आएंगे तो अपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, तो भारत में नई तकनीकी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। ये फायदा होगा, क्लियर। सारी बातों को समझते जाइएगा, पकड़ते जाइएगा पॉइंट को, ठीक है, कि क्या क्या इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। और देखो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, उत्पादन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये भी क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर और, ठीक है, इसमें ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन ये डेवलप होगी। ये क्या होती है, ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होती है, ये क्या मतलब है, ये कौन सी चीज़ है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई विदेशी आया, भारत में कंपनी लगाई, ठीक है, मान लो उसने यहाँ पर कोई लैपटॉप बनाने की एक कंपनी लगाई है ना, लैपटॉप या मोबाइल बनाने की कोई यूनिट लगा दी। अब ये लैपटॉप पूरा यहाँ बनेगा थोड़ी ना, इसके पार्ट आएंगे, पता लगा कि बैटरी इसकी चाइना से आ रही है, बैटरी इसकी चाइना से आ रही है, स्क्रीन पता लगा कोरिया से मंगाई जा रही है, ठीक है। यानी डिफरेंट पार्ट डिफरेंट कंट्री से मंगाए जा रहे हैं, तो डिफरेंट कंट्री के संपर्क में आ जाएगा। एक यूनिट स्थापित करने से डिफरेंट कंट्री के संपर्क हर एक कंट्री को, पूरे पूरे इस ग्लोब में जितने भी कंट्री है उनको वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी और उसकी चेन बन जाएगी। तो एक कंपनी यहाँ पर लगेगी लैपटॉप की, एक हमने एग्जाम्पल दिया, मान लो एक लैपटॉप यहाँ पर कंपनी लगाई गई तो उसमें बैटरी चाइना से आ रही, तो चाइना भी जुड़ जाएगा इस चेन में, है ना। स्क्रीन कोरिया से पता लगा साउथ कोरिया से आ रही, तो कोरिया भी जुड़ गया इस चेन में, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट कंट्री से ये चीजें मंगाई जाए और असेंबल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एफडीआई से क्या होगा, दुनिया के बहुत सारे देश आपस में ये ग्लोबल वैल्यू चेन बना लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और देखो और क्या फ़ायदा होगा, और क्या फ़ायदा होगा कि जिस देश से हम कहेंगे कि तुम हमारे देश में आओ और अपने पैसे लगाओ और यहाँ पर कंपनी बनाओ, तो हमारे उस देश से इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल दें, साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया की बहुत सारी जो है यहाँ पर लगी हुई हैं फैक्ट्रियाँ लगी है ना, जैसे सैमसंग वगैरह तो साउथ कोरिया का है, ठीक है, और भी हैं कई। तो यहाँ पर जैसे एलजी हो गया, ठीक है, साउथ कोरिया का एलजी, ठीक, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं तो यहाँ पर लगी हुई।
तो हमारे साउथ कोरिया से बड़े अच्छे संबंध हैं। इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया हमसे संबंध रखना भी चाहेगा। अगर हमारे संबंध खराब हो तो हम साउथ कोरिया से कहें कि चलो तुम अपनी कंपनियां बंद करो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब FDI आता है किसी देश से तो हमारे उससे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं। तो इसीलिए हम FDI का वेलकम करते हैं आज की डेट में। इतनी बात समझ में आ गई? तो FDI का वेलकम क्यों कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, अब जैसे मान लो कि अब देखो कि जो FDI है भारत में, अब बहुत सारे सेक्टर हैं। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस हो गया, है ना, रक्षा, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। तो ये क्या है, ये सेक्टर हैं। तो किस सेक्टर में कितना FDI किया जाएगा, कौन सा सेक्टर विदेशियों के लिए खोला जाएगा पैसा लगाने के लिए, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड। ठीक है, तो इसको डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से सेक्टर को हम ओपन करेंगे कि इसमें पैसे आप लगा सकते हो, और कौन सा सेक्टर हम ओपन नहीं करेंगे, ये यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम अगर थोड़ी देर के लिए ये समझे 1991 के पहले और बाद में, ठीक है, और फिर कोविड-19 के बाद में क्या परिवर्तन हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1991 के पहले हम लोग क्या थे? क्लोज्ड इकोनॉमी थे, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो FDI तो यहाँ पर ये कोई शब्द सुनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम किसी को आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे तो वो पैसे कैसे लगाएगा? अगर कोई भारत में 1991 के पहले अगर भारत में कोई विदेशी आता अपने पैसे लेके, डॉलर लेके आ रहा है, तो इसके बॉर्डर पर यहाँ पर जाए तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्या है? क्लोज्ड, बंद अर्थव्यवस्था है। तो हमने क्या लगा रखा है? एक यहाँ पर एक दीवार बना रखी है ना। तो जैसे ही कोई विदेशी आया डॉलर लेकर, और जैसे ही यहाँ आया बॉर्डर पर खड़ा हुआ, पता लगा एक दीवार खड़ी है, घुसने नहीं देंगे तुमको, तो ये लौट जाएगा, वापस चला गया, ये वापस चला गया। यानी इस टाइम पर कोई FDI नहीं होता था 1991 के पहले। लेकिन 1991 में LPG का कॉन्सेप्ट जब लेकर आए, और ये LPG का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। ठीक है, PV नरसिंहा राव की गवर्नमेंट थी, वो PM थे, और वित्त मंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह। तो इन्होंने कहा कि यार इससे बात नहीं बनेगी, हमें भी इस दीवार को थोड़ा थोड़ा इसमें खिड़कियां दरवाजे लगाने चाहिए। ठीक है, कुछ खिड़की दरवाजे लगा दें, कई यहाँ पर दरवाजे लगा दें, तो अगर कोई विदेशी आता है इस दरवाजे से घुसे और भारत में आए और अपने पैसे लगाए। तो इन्होंने इस दीवार में जो एक ग्रेनाइट की दीवार खड़ी थी, है ना, किसी भी विदेशी को डॉलर लेके घुसने नहीं देती थी। मनमोहन सिंह ने कहा कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें खिड़की दरवाजे बना दिए जाए जहाँ से घुस आए। ठीक है, यानी हम कैसे हुए? लिबरल हुए, लिबरल। ठीक है, फिर आगे चलकर प्राइवेटाइजेशन पे आ गए, फिर ग्लोबलाइजेशन पर आ गए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आज तो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ ही चुके हैं। तो 1991 से जैसे ही हम थोड़ा सा लिबरल हुए, भारत में FDI आना शुरू हुआ, तो यहाँ से FDI की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब ये लोग पैसे ले लेके आने लगे भारत में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई हमारे देश में पैसा क्यों लगाएगा? अगर उसको हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, उसको सुविधाएं देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे, तभी पैसा लगाएगा। पता लगा कि उसने पैसे लगाए और उसको ये शक था कि यार मेरे डूब जाएंगे पैसे, तो क्यों लगाएगा? लगाएगा ही नहीं। तो देश में सरकार स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है,
कोई दंगे उंगे नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर उसको नुकसान हो सकता है, तो कोई आएगा ही नहीं। तभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते रहते हैं कि आओ और भारत में पैसे लगाओ, हम दुनिया का बेस्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उपलब्ध कराएंगे। और आज सरकार काफ़ी स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, तो अब देखोगे एफडीआई तेजी से भारत में बढ़ रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एफडीआई आना शुरू हुआ भाई, ठीक है। अब चलो, अब जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ोगे, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, उसमें आएगा, उसमें कोई रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा रहेगा भारत में ऑटोमेटिक रूट से इतना एफडीआई आया, और जो मतलब सरकार की आज्ञा से, अनुमति से इतना एफडीआई आया, तो स्वचालित और स्वीकृत। तो भारत में जो एफडीआई आता है, तो एफडीआई आना शुरू 1991। तो अब इसके दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं, ठीक है। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, एफडीआई के दो रूट हैं, एफडीआई के रूट। तो दो रूट हैं भाई इसके एफडीआई के, ठीक। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल लेकर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक और अप्रूवल, तो इसमें मतलब एक रहेगा स्वचालित और एक रहेगा स्वीकृत। स्वचालित मार्ग और एक रहेगा स्वीकृत मार्ग। अब ये क्या मतलब है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल लेकर, दो तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है। चलिए, क्या बात है, क्या बात समझनी पड़ेगी, आइए चलिए उसको भी देखते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट में अपना लैपटॉप, गुड। जैसे मान लो कि 100% एफडीआई की अगर बात करें, 100% एफडीआई की बात करें, कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जो डिफेंस सेक्टर है ना, डिफेंस, रक्षा, इसको, इस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए ओपन कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विदेशी भारत में आए और अगर डिफेंस के सेक्टर में उसको पैसे लगाने, तो वो 100% लगा सकता है। मतलब कोई कंपनी स्थापित कर सकता है भारत में आकर और जो रक्षा उत्पादों को बनाए, ठीक है। ये 100% कर दिया गया। हो सकता है कि कोई सेक्टर हो जिसमें 74% ही हो, जैसे दूर संचार का जो क्षेत्र है 74% है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितने % एफडीआई का इसमें अनुमति दिया है। तो भारत सरकार ने किसी सेक्टर को एफडीआई के लिए खोला है, तो कितने % एफडीआई हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहा है डिफेंस के सेक्टर में, यानी 100% एफडीआई हो सकता है डिफेंस के सेक्टर में। मतलब कोई विदेशी आए भारत में और एक नई कंपनी स्थापित करे जो रक्षा उत्पादों का निर्माण करे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझ में, जो मतलब जो समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कोई सेक्टर गवर्नमेंट ने खोल दिया 100% एफडीआई। अब उस सेक्टर में कोई विदेशी आया, उसने पूरी एक नई कंपनी स्थापित कर दी। अब उसी सेक्टर में भारतीय भी हैं, उसी सेक्टर में जैसे मान लो रक्षा के उत्पादन है ना, डिफेंस में कई एग्जाम्पल ले लेते हैं, रक्षा उत्पादन, तो ये 100% है, खोल दिया। अब हमारे भारत में यहाँ पर भारतीय कंपनी भी हैं जो रक्षा से संबंधित उत्पादन कर रही है, और यहाँ पर एक विदेशी भी आया, उसने भी एक कंपनी, तो भारतीय कंपनी ए, विदेशी कंपनी बी, दो आ गए, ठीक। अब इनके बीच में कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन ये होगा तो भारतीयों को लगेगा कि मेरे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं और ये लोग अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो फिर ये हमको पीछे कर देंगे, पीछे कर देंगे, तो रक्षा के क्षेत्र में विदेशियों का दबदबा हो जाएगा भारत में। तो अब तो भारतीयों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तब सरकार ने कहा नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, हम यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये ऐसा होने नहीं पाएगा। तो वही यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब जैसे मान लो कोई
100% इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है विदेशों से। अब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, अगर आप 49% तक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बिना पूछे आ सकते हैं, स्वचालित ऑटोमेटिक रूट। आप मत बताइए, आप आइए भारत में, आरबीआई को बताइए कि ये इतना मैं लगाना चाह रहा हूँ, आरबीआई रख लेगी डॉलर और आपको पैसे दे देगी और आप आ जाइए, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इवन आप बताइए भी नहीं, आइए इन्वेस्ट कर दीजिए, बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आरबीआई को कि इतना हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, बस, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप 49% से ज़्यादा पैसा भारत में लगाओगे तो आपको पूछना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कहने के लिए 100% कह दिया है, ठीक है, कहने के लिए 100% कह दिया है, लेकिन 100% आप जब लगाओगे तो आपको पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पर एक बाउंडेशन लगा दिया गया। तो जो पूछ के, बिना पूछे आप कितना लगा सकते हैं भारत में? 49%। इसका मतलब 49% लगा के आप नई फैक्ट्री तो स्थापित नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि चलती हुई फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री जो पहले से चल रही थी भारत में, उसी में आप 49% तक आप पैसा लगा सकते हो। मतलब 49% आप लगा दो तो 51% किसका बना रहेगा? जैसे मतलब कोई भारतीय कंपनी थी, ठीक है, उसमें 100% शेयर भारतीयों का था, ठीक है। अब कोई विदेशी आ रहा है पैसा लगाने, तो 49% तक अगर लगाना है तो आप इसी के शेयर होल्डर बन जाओ, 49% विदेशी के पास आ जाए और 51% भारतीयों के पास बना रहे। तो जिसके पास 51% शेयर होता है वो मालिक होता है, तो मालिक भारतीय बने रहे और 49% के शेयर होल्डर आप बन जाओ। इसका मतलब आप नई फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो। ऑटोमेटिक रूट से अगर आप आओगे तो 100% आप नहीं लगा सकते हो, 49% से ज़्यादा आप ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकते हो। कहने मतलब ये, गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप भारतीयों को ख़त्म नहीं करो, आप आओ भारतीयों के साथ मिल के काम करो, कहने मतलब ये है। और अगर आप पूरी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। यानी 49% से एक भी ज़्यादा परसेंट अगर आप यहाँ पर पैसा लगाना चाह रहे हो तो हमसे पहले पूछो। तो इसको पूछने के, किससे पूछे? गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना सबको इसे बताते घूमेगी, तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, FIPB। कौन सी संस्था बनाई गई थी? FIPB। तो FIPB इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। क्या नाम, क्या इसका फुल फॉर्म होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो ये 2015-16 तक तो रही, 2015-16 तक तो रही, 16 में इसको खत्म कर दिया गया, 16 में संस्था ही खत्म कर दी गई, 2016 में समाप्त कर दिया गया इसको। जब इसको समाप्त कर दिया गया तो क्या अब अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। अब जानते हो किससे लेनी पड़ेगी? जिस सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है उस सेक्टर से संबंधित जो मिनिस्ट्री है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे अगर डिफेंस के सेक्टर में किसी विदेशी को 49% से ज़्यादा पैसा लगाना है या 100% लगाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुमति लेनी पड़ेगी। बात आप समझ रहे हो? अगर दूर संचार के क्षेत्र में लगाना है तो दूर संचार मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो आज की डेट में जो अप्रूव्ड, मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब 49% से ज़्यादा अगर भारत में पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जिस सेक्टर में पैसा लगाना है उस सेक्टर, वो सेक्टर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उस मिनिस्ट्री से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो मिनिस्ट्री अनुमति देगी तो ही आप लगा सकते हो 100%, अदरवाइज आप 49% तक ही लगा सकते हो। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो ये हो गया स्वचालित मार्ग और स्वीकृत मार्ग। तो जब आप कभी अब इस तरीके के करंट अफेयर में पढ़ोगे कि स्वचालित मार्ग से इतना भारत में FDI आया तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये मामला क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोविड के बाद वाली बातें, है ना। कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद बदलाव क्या हुआ, ये भी बात हमें समझना है। ठीक है, अच्छा, फेमा कानून वगैरह जिस सब हमने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर आपको पता है कि लिमिट जो है वो तय कौन करेगा कि कितने % आप निवेश करोगे। ठीक है, तो लिमिट कौन तय करता है? सरकार ही तय करती है।
अगर 49 किसी सेक्टर में 100% करना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? सरकार। 100% करना है तो इसमें 49% आप कर सकते हो ऑटोमेटिक, और इससे ज़्यादा करना है तो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट कौन डिसाइड करता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा लिमिट डिसाइड की जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोविड के बाद स्थितियाँ क्या हुई। कोविड के बाद जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ, एफडीआई नीति में परिवर्तन, तो ये हमने देखा 1991 के पहले, बाद में, और कोविड-19 के बाद में। तो अब हम लोग यहाँ कोविड-19 के बाद में थोड़ी सी पॉलिसी बदली है। तो एफडीआई नीति में परिवर्तन क्या हुआ है ये समझो। एफडीआई नीति में परिवर्तन, ठीक। तो एफडीआई नीति पहले की जानो, पहले तभी तो परिवर्तन समझ पाओगे। तो पहले जानते हो क्या था? ये जैसे मान लो भारत है ना, भारत में कोई भी विदेशी आके पैसा लगाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आओ हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। 1991 के पहले हम किसी का वेलकम नहीं कर रहे थे, लेकिन 1991 के बाद हम वेलकम करने लगे कि आओ भाई आओ, पैसे लगाओ, ठीक है। चलो अब देखो है क्या, 1991 के बाद जो पॉलिसी आई और कोविड-19 के पहले की जो हम बात कर रहे हैं, यानी 1991 कोविड-19 के बीच वाली बात, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कोई भी यहाँ पर पैसा लगाए, ठीक है। अब देखो ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इन दो कंट्री के लिए ये था कि अगर आप मतलब ये जो दो कंट्री है ना, एक मिनट, इनको ये कहा गया कि अगर आप भारत में निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको सरकार से पूछना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि 49% अगर आपको निवेश करना है तो आप बिना पूछे आ सकते हो। ये दो कंट्री को छूट नहीं थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये छूट नहीं थी। आप अगर 10% या उससे ज़्यादा निवेश करने आओगे तो आपको पूछना पड़ेगा भारत सरकार से, ठीक है, इनके लिए। अब देखो कोविड-19 के बाद क्या हुआ। कोविड-19 हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी, है ना, स्थिति उनकी खराब थी। तो कोई भी आएगा विदेशी और उसे खरीद लेगा, तो सब विदेशी आके इनको खरीद लेंगे, तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉलिसी यहाँ पर बदली। और क्या पॉलिसी बदली? ये कहा कि जितने भी भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हुए, ध्यान समझना, जितने भी देश भारत के साथ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर यानी जो स्थल सीमा शेयर करते हैं, वो अगर 10% या उससे ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। ये परिवर्तन किया है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, कोविड-19 के बाद भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला कोई देश का निवासी या कोई कंपनी, ठीक है, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद निवेश कर पाएगी। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर 3 बातें कही गई, चलो यहाँ पर बताते हैं आपको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, ठीक है, दूसरा कोई कंपनी हो, और तीसरा ये है कि जैसे मान लो कि तीसरा कौन होगा, मतलब जैसे ये कोई व्यक्ति है, मतलब ऐसे देश का व्यक्ति है जिसकी भारत देश के साथ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो वहाँ का व्यक्ति भारत सरकार से पूछ के ही भारत में पैसे लगाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा कोई कंपनी अगर है तो उसको ही पूछना पड़ेगा। अब मान लो कि तीसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन होगा? तीसरा होगा वो निवेशक जो इन देशों में रहता हो। समझना ध्यान से, वो निवेशक जो उन देशों में रहता हो जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, भले ही वहाँ का निवासी ना हो, भले ही वहाँ का निवासी ना हो, ठीक है।
तो ये अगर भारत में निवेश करना चाहे, जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति या कंपनी जो अमेरिका की है, बहुत ध्यान समझना, अमेरिका की है, बट उसकी एक शाखा चाइना में लगी है, चाइना में, और चाइना भारत का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो ये यूएसए का व्यक्ति या कोई कंपनी चाइना में लगी, तो ये ऐसा नहीं, और ये इंडिया में निवेश करना चाह रहा है, तो जानते हो ये ऐसे देश में है जो भारत की लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसलिए अब ये यूएसए कंपनी जो चाइना में है, ये भारत में निवेश करना चाह रही है, तो वो इस कैटेगरी में आएगी, तीसरी कैटेगरी में, और उसको भी भारत सरकार से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट करने का राइट होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अमेरिका कंपनी थी, उसने एक यहाँ पर अपनी शाखा बनाई, ठीक है, चाइना में, और चाइना चूंकि इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए अब इस अमेरिका की कंपनी को भारत में इन्वेस्टमेंट करने का राइट ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा। इसको कैसे होगा? गवर्नमेंट रूट से होगा, यानी गवर्नमेंट से पूछ के इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन कर दिया गया है कोविड-19 के बाद से। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलो अब और भी चीजें यहां पर समझ लो। जैसे समझ लो कोई कंपनी, एक और यहां पर चीज है उसको भी जान लो। जैसे लो कोई विदेशी है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कंपनी हो, अगर वो 5,000 करोड़ से अधिक का एफडीआई करना चाह रहा भारत में, कितने का? 5,000 करोड़ या इससे अधिक का एफडीआई करना चाह रहा है, ठीक है, तब जानते हो इसको किससे पूछना पड़ेगा? तो इससे पूछना पड़ेगा कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो आर्थिक मामलों की समिति है उससे पूछना पड़ेगा। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गए पूरे कॉन्सेप्ट एफडीआई से जुड़े। एफडीआई क्या था, एफडीआई का रूट क्या है, ठीक है, ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है, ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भारत में अगर एफडीआई आ रहा है तो ये आता कहाँ से है ना? कौन कौन से देश हैं जो एफडीआई कर रहे हैं? तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो पिछला अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो क्यूमुलेटिव एफडीआई की अगर बात करें, है ना, क्यूमुलेटिव मतलब ये लगभग 10-12 साल का आंकड़ा अगर हम उठा के देखें तो क्यूमुलेटिव एफडीआई की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मॉरिशस से एफडीआई भारत में आया है। कहाँ से आया? मॉरिशस से क्यूमुलेटिव। तो ये लगभग 31%, 100% एफडीआई अगर हम मान लें कि तो उसमें 31% एफडीआई, क्यूमुलेटिव एफडीआई मॉरिशस से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक साल की बात करें तो ये आंकड़ा बदल जाता है, ठीक। तो जैसे अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो एफडीआई में सबसे आगे हो गया सिंगापुर, ठीक है, लेकिन क्यूमुलेटिव एफडीआई में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मॉरिशस सबसे ज़्यादा है और सिंगापुर 21% कर रहा है। लेकिन पिछले तो हर साल का आंकड़ा थोड़ा बदलेगा, लेकिन अभी तक अगर 10 साल पीछे का आंकड़ा देखें तो मॉरिशस टॉप पर है, ठीक है। दूसरा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। तो ये आप याद कर लिए, पहला महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली और तीसरा कर्नाटका तीसरा। अब ये तीन ही राज्य, 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी मिला के भारत का 2/3 एफडीआई यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये कुछ आंकड़े हैं और इसको आप करंट से भी देखते रहिएगा, ठीक। अब यहाँ पर किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है अभी तक अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है किस सेक्टर में? तो देखो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया, पहले नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी आप याद रखिएगा।
और तीसरे नंबर पर टेलीकॉम सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस सेक्टर है? सर्विस सेक्टर, दूसरे कंप्यूटर हार्डवेयर और तीसरे पर टेलीकॉम सेक्टर। तो ये करंट के भी इस तरीके के पॉइंट आपको याद करने हैं। तो ये तो खैर मैगजीन में आते रहते हैं, वो आप देखते रहिए, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में सब में ये आते रहते हैं। तो आज हमने बात की काफ़ी डिटेल में एफडीआई पर, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, बस ये करंट के आंकड़े भी आपको देख लेने। आई होप कि आपकी क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।